हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गजेंद्र सिंह। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जनरल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, मेंटेनेंस ऑफ स्टोर रिकॉर्ड्स एंड स्टोर कीपिंग। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक बने रहें। आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जो भी तैयारी कर रहा हो उसको फ़ायदा हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जनरल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स। ये चैप्टर फर्स्ट में टॉपिक्स दिए गए हुए हैं। इसमें एक या दो क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के आते हैं, तो आपको सभी टॉपिक कवर करने हैं। किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है कि इससे कम आएगा, इससे ज़्यादा। तो आपको सेलेक्ट होना है, तो आपको सभी टॉपिक्स कवर करना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे इनमें। जनरल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स। आपको कोई भी परचेज करना है, ख़रीद करना है, तो ये वो दो टाइप की रहती है, या तो सप्लाई या सर्विस। ठीक है, या तो आप कोई प्रोडक्ट लोगे या कोई सेवा लोगे। तो इसकी प्रक्रिया क्या रहती है? तो सबसे पहले हमको आवश्यकताओं की क्या नीड है, हमें परचेज नीड क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो जानना है। सेकंड है परचेज रिक्वेस्ट। कोई सिस्टम बना होगा जिसमें आपको परचेज रिक्वेजेशन, मतलब क्या डिटेल में आपको उसमें जो फॉर्मेट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको सबमिट करना होगा परचेज रिक्वेजेशन। परचेज नीड आपको पता चल गया, उसके बाद में परचेज नीड के अकॉर्डिंग आप पीआर बनाओगे। जो भी सिस्टम है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होते हैं, कहीं पे ईआरपी सिस्टम है, मैनुअल भी होता है, सैप सिस्टम होता है। इनके थ्रू आप पीआर जनरेट करोगे। तो खरीद अनुरोध सबमिट करना है इससे। फिर उसके बाद आपको वेंडर, कौन कौन से वेंडर जो कि इसको सप्लाई कर सकते हैं उसका सिलेक्शन करोगे, आपूर्तिकर्ता का चयन करें। तो उसका डिटेल में आप सूची तैयार करोगे, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह। ठीक है। उसके बाद आपको वेंडर्स का मूल्यांकन करना है। जो टॉप वेंडर्स होंगे उनकी समीक्षा करके उनका मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध पर बातचीत करेंगे। जो चयनित आपूर्तिकर्ता, मतलब जो जिनको भी आपने सेलेक्ट किया है वेंडर, तो उनके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट निर्धारित करेंगे। क्या मटेरियल चाहिए, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होंगी, क्या पेमेंट टर्म कंडीशन होंगे। ठीक है, डिटेल में एक कॉन्ट्रैक्ट पे आप बात करेंगे। उसके बाद आप निगोशिएशन करके ऑर्डर देंगे। जो भी वेंडर सेलेक्ट होता है फाइनेंशियली और जो टेक्निकली सेलेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उसको ऑर्डर देंगे। उसके बाद आपूर्तिकर्ता आपको या तो माल जो चाहिए आपको वो सप्लाई करेगा, या फिर कोई सर्विस है जैसे उसको उस सेवाएं देगा आपको। चालान बनेगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा, उसके आधार पे सप्लायर को आप भुगतान करेंगे, आपूर्तिकर्ता को। और ये सारी प्रक्रिया का आपको इम्पोर्टेंट है रिकॉर्ड रखना है। ठीक है। अन्य खरीद प्रक्रियाओं में शामिल आपको बोलीदाता का चयन, जो निविदा टेंडरिंग करना है, खरीद अनुरोध, एजेंसी खरीद योजना और खरीद आदेश को अंतिम रूप देना, ये सारे प्रोसेस इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपने फर्स्ट पॉइंट जो है मेन जनरल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स, क्या स्टेप्स इसमें आते हैं वो आपने देख लिया। इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उनकी फुल फॉर्म दी गई है। बीओक्यू मतलब बिल ऑफ क्वांटिटी, मतलब कौन सा प्रोडक्ट, क्या स्पेसिफिकेशन है, कितनी नंबर्स में चाहिए, उसको डिटेल में आप एक ब्रेकअप सारणी बनाएंगे, उसको बिल ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो आप निविदा ओपन करते हैं तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंट जो कंपनियां सप्लायर्स होते हैं वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाहिर करते हैं, मतलब कोटेशन वगैरह देंगे कि हम इंटरेस्टेड है सप्लाई करने या सर्विस देने के लिए। एमओयू आप सभी जानते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनता है किसी भी दो पार्टी के बीच में, एमओयू साइन होता है सप्लायर और जो परचेज करने वाला होता है उसके बाद में। जीआरएन, ये इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है, गुड्स रिसिप्ट नोट, ये स्टोर में जब मटेरियल आ जाता है वहाँ पे जीआरएन पंच होता है। पीआर आपको बताया, परचेज रिक्विजिशन, पहले आपको क्या खरीदना है उसके अकॉर्डिंग आप परचेज रिक्विजिशन रेज करते हो। और पीओ, परचेज ऑर्डर, ये टर्म यूज होते हैं इसलिए फुल फॉर्म दी गई है, इनसे एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो खरीद प्रक्रिया की डिफरेंट डिफरेंट कौन सी विधियाँ होती है, इनसे एमसीक्यू बनते हैं। सीमित बोली, लिमिटेड बिडिंग में क्या होता है, केवल चयनित विक्रेता, जो चयनित सप्लायर होते हैं उनको ही बोली में अनुमति दी जाती है, चाहे वो मतलब सर्टिफाइड हो चाहे न हो, बट कुछ चयनित विक्रेता को ही अनुमति दी जाती है। तो इसमें कुछ फ़ायदे भी रहते हैं और कुछ इसमें लिमिटेशंस भी होती है। फ़ायदा ये है कि इसमें विशेषज्ञता होती है, इनकी समय की बचत होती है, स्पेशलिस्ट होते हैं ये उस फील्ड के, गोपनीयता बनी रहती है, कम लागत भी आती है इसमें।
और लिमिटेशन ये है कि इस प्रतिस्पर्धा कम होगी, पक्षपात के खतरे भी रहेंगे, ठीक है, बट टाइम का बचत होता है इसमें। नेक्स्ट है, और इससे 2012 में एक क्वेश्चन आया भी था, लिमिटेड बिडिंग जो है, लिमिटेड टेंडर जो करते हैं, उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे काफ़ी, उसमें किस टाइप के सप्लायर को आप उसमें बोली लगाने की अनुमति देते हैं, तो उसमें राइट आंसर था केवल चयनित विक्रेताओं को, चाहे वो सर्टिफाइड हो चाहे न हो, ठीक है। निविदा टेंडरिंग ये सबसे सामान्य विधि है, इसमें सभी इच्छुक जो भी है इसमें भाग ले सकते हैं, जो भी टर्म कंडीशन होंगी वो फुलफिल होनी चाहिए, सभी विक्रेता इसमें भाग ले सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं। रेट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें पहले से दरें निर्धारित होगी। डायरेक्ट परचेज, सीधे आप किसी सिंगल वेंडर से, क्रेता से खरीद सकते हैं। मार्केट सर्वे से तुलना करके आप परचेज कर सकते हैं। ई प्रोक्योरमेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक रूप, उसके बाद खरीद प्रक्रिया, सरकार द्वारा खरीद की जाती है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। तो इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल ये भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी सामग्री जब आपका परचेज होकर स्टोर में आ गया तो किस प्रकार से आप उसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें जो भी सामग्री आती है, मटेरियल आता है, उसकी भौतिक और रासायनिक गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। जो भी हमने विशिष्ट मानक स्पेसिफिकेशंस दिए थे उसी के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। जब डिलीवरी प्राप्त हो जाए तो उसका निरीक्षण, गिनती, माप या वजन किया जाना चाहिए। ये सब स्टोर इंचार्ज करता है, जिसे ये देखना होता है कि मात्रा सही है और उसकी गुणवत्ता जो भी ऑर्डर में थी उसी के अनुसार है, ठीक है। स्टोर प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी को ये प्रमाण पत्र देना होता है कि वास्तव में सामग्री प्राप्त की है और उसे उचित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया है। इंस्पेक्शन ऑफ स्टोर्स में क्या होता है, प्रारंभिक निरीक्षण होता है। प्रारंभिक निरीक्षण में यह सुनिश्चित करते हैं कि प्राप्त सामग्री सही है और सही जो भी टाइमलाइन दी गई थी उस समय पे आई है और क्रय आदेश के अनुसार है। विस्तृत निरीक्षण में जहाँ तक पॉसिबल हो 100% स्टोर प्रभारी द्वारा जांच की जाती है। उसका वजन, मात्रा, गिनती, ये सभी चालान के साथ मिलान करके जहाँ तक पॉसिबल हो 100% जाँच की मात्रा का निरीक्षण किया जाता है। गुणवत्ता निरीक्षण, उसकी क्वालिटी देखी जाती है। स्टोर जो प्रभारी होता है, निरीक्षण अधिकारी और तकनीकी अधिकारी की हेल्प से सुनिश्चित कराता है कि प्राप्त सामग्री सही है, खरीद आदेश के अनुसार है। इसमें देखिए एक्स करके लिखा गया है, इसमें हम लेबल पे निर्माता का चिन्ह देखते हैं, ट्रेडमार्क, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, फिजिकल उसकी जो भी विवरण दिया रहता है वो सारी चीज़ें एक्चुअल में चेक करते हैं। लैब टेस्ट है ये प्रयोगशाला निरीक्षण, जहाँ पे प्रयोगशाला निरीक्षण की आवश्यकता है, जैसे कोल सप्लाई हुआ, ऑयल सप्लाई हुआ, तो उसका टेस्टिंग की जाती है। 100% गुणवत्ता की जांच की जाती है कि जो हमने गाइडलाइन दी थी उसमें कॉन्ट्रैक्ट में उसी के अकॉर्डिंग है, एक्सेप्टेबल लिमिट में है या नहीं है, तो लैब में टेस्ट किया जाता है। मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, परीक्षण की आवश्यकता, तो गुणवत्ता पर संदेह होता है तो खासकर नई कंपनियों के मामले पे ये किया जाता है। परीक्षण स्थान, मान्यता प्राप्त जो लेबोरेटरीज होती है थर्ड पार्टी, उनसे करवा सकते हैं, या इंटरनल सर्टिफाइड लेबोरेटरीज होती है उनसे कर सकते हैं। नमूने हमको 3 सैंपल्स लेते हैं किसी भी चीज़ का, और इस पर जो खर्च आता है सरकार या जो भी प्राइवेट फर्म होगी वो खुद जिम्मेदार होगा इसका, ठीक है। इसमें जो सप्लायर होगा उसका खर्च से कोई रिलेशन नहीं है निरीक्षण के मामले में। विस्तृत निरीक्षण, इसमें सैंपल के बारे में बताया गया है। जैसे बहुत ज़्यादा सप्लाई है, जैसे मान लो 1000 पीस है, 1 लाख पीस है, तो उसमें से कुछ रैंडम सैंपल्स को हम चेक करते हैं कि जो हमने स्पेसिफिकेशंस, दिशा निर्देश दिए गए थे, उनकी फिजिकल साइजेज वगैरह दी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, समय सीमा, निर्णय प्रक्रिया और लक्ष्य। जो हमने समय दिया था उसी सप्ताह, उसी के भीतर माल आया है या नहीं, और साथ ही उसकी क्वालिटी क्लियर भी हमको 1 वीक मैक्सिमम के अंदर कर देना चाहिए। यदि कोई डिफेक्ट है तो आप उसको डिफेक्ट रेज करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। निरीक्षण के लिए अधिकारी और निरीक्षण की सीमा, इसमें कौन निरीक्षण करेगा उसके बारे में और उसकी क्या लिमिट्स तय की गई है उसके बारे में बताया गया है। तो 2000 से अप टू 30,000 का जो भी सामान होगा अधीनस्थ अधिकारी करेगा। 30,000 से ऊपर है तो एक हम 3 मेंबर की समिति बना देते हैं, और तकनीकी सामान है तो उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की हम सहायता ले सकते हैं या उनके द्वारा निरीक्षण करवाया जाता है। तो अप टू 30,000 तक का सामान है तो हमको कम से कम 10% सैंपल के तौर पे चेक करना होता है। अगर 30,000 से अधिक का सामान है तो उसमें कम से कम 5%
हमको चेक करना होता है। निरीक्षण में क्या शामिल होता है? सैंपल लेते हैं, लैब टेस्ट होता है और उसमें कोई भी डिफेक्ट है तो विसंगतियों का रिकॉर्ड की जांच होती है। निरीक्षण रिपोर्ट एक विस्तृत तैयार करते हैं। नेक्स्ट है स्थानीय स्थानांतरण के कारण आंतरिक प्राप्ति। जैसे एक ही फर्म में दो दो यूनिट होती है तो इंटरनल एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय पर जाती है तो उसमें ज़्यादा विस्तृत हम उसका निरीक्षण नहीं करते, केवल मात्रा, नामांकन, भाग संख्या और स्थिति तक ही हम निरीक्षण करेंगे। और इसमें कोई डिफेक्ट होगा तो अपने अधिकारियों को इनके अधिकारियों को सूचित करेंगे। एफडी के साथ दर अनुबंध पर फर्मों से प्राप्त स्टोर का निरीक्षण। जैसे कुछ सप्लाई होती है कि जैसे होल स्टेट में सिमिलर सप्लाई होती है तो उस मामले में आपको क्या करना है, जो इंस्पेक्शन करेगा अधिकारी उसको विथ सील, सिग्नेचर और डेट, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ उस पर साइन होना चाहिए। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। जैसे कुछ भी सप्लाई करना है, जैसे स्टेशनरी आइटम है, राजस्थान की सभी स्कूलों में सप्लाई होना है सेंट्रलाइज, तो उसमें जो परचेज रिक्विजिशन होगा, जो सप्लाई होगा, जो चालान होगा, उसकी कॉपी पे आपको सील, साइन, स्टैम्प, क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी वाइज इंस्पेक्ट करके उसमें ओके देना होता है। आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशक एक ये इंस्पेक्शन विंग है जयपुर में स्थित, तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। सरल शब्दों में अगर हम सामग्री का निरीक्षण कुछ मुख्य बातों को देखें तो इसमें दस्तावेजीकरण, कॉन्ट्रैक्ट्स जो बनते हैं आपूर्तिकर्ती जो सप्लायर होता है उसका सप्लाई सर्टिफिकेट, गारंटी वारंटी सर्टिफिकेट और अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड, चालान कॉपी, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। निरीक्षण मानदंड आपको ऊपर बताया गया है। दृश्य निरीक्षण मतलब डायरेक्ट विजिबल निरीक्षण, ये भी एक प्रभावी निरीक्षण है। विनियामक अनुपालन निरीक्षण विधियाँ आपको ऊपर बताई गई है। सुरक्षा उपकरण, ठीक है, जो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल सप्लाई होते हैं तो सेफ्टी के साथ, जैसे रोटरी इक्विपमेंट्स कुछ भी है, घूमने वाले हैं, उससे चोट लग सकता है तो उसमें हैंड रेल, गार्ड रेल आदि प्रॉपर सुरक्षा संबंधित जो भी उपकरण है वो साथ में लगे होने चाहिए, उसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। मेंटेनेंस ऑफ स्टोर रिकॉर्ड एंड स्टोर कीपिंग, अभी मटेरियल आ गया तो उसको स्टोर की जो रिकॉर्ड है उसकी मेंटेनेंस और स्टोर में कैसे उसको कैप्ट करते हैं उसके बारे में बताया गया है। अनुपालन रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणालियाँ यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि संगठन विनियमों का अनुपालन करें। इन्वेंट्री लेखांकन, जो भी इन्वेंट्रीज आएंगी उसकी इन्वेंट्री रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए। सामग्री लागत इसको उचित एंट्री होगी उसमें, खाते में कितने की लागत आई, क्या आई। अपशिष्ट रोकथाम, इसमें अपव्यय, चोरी और दुर्व्यय को रोकने में मदद होती है। जो भी इन आउट और प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको किसी को इशू करना या रिटर्न करना, ये सब शामिल होता है। तो उससे चोरी, दुरुपयोग, अपव्यय नहीं होगा। इन्वेंट्री स्तर, उचित खाते इन्वेंट्री स्तर को उचित स्तर पर बनाए रखने में मदद करते हैं। तो इन्वेंट्री आपको मेनली स्टोर रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होता है। ये रिकॉर्ड रखने के बारे में बताया गया। इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी रख सकते हैं, रसीदों की तस्वीर लें और पर्सनल जो फिजिकल रिकॉर्ड्स भी आप रखें। इन्वेंट्री लेखांकन, इसमें रिकॉर्ड की सटीकता को स्थापित करते हैं और इसका भौतिक सत्यापन एक निश्चित अवधि पे होना चाहिए। भंडारण, सुनिश्चित करें कि सभी कच्चे माल, आपूर्ति, तैयार उत्पाद सभी सुरक्षित रखा जाए जिससे खराब न हो। सामग्री प्रबंधन, सामग्री प्रवाह की योजना बनाएं, कैसे उसका फ्लो होगा व्यवस्थित करें और नियंत्रित करें। भंडार और संरक्षण, सामग्रियों को अधिशेष, अप्रचलित और स्क्रैप बनने से बचाने के लिए उचित उसको डेजिग्नेट किया होता है और प्रबंधन किया जाता है। तो ये स्टोर कीपिंग करने के लिए आप प्लांट लेआउट भी एक मेन पॉइंट होता है। तो प्लांट लेआउट के बारे में मुख्य जो पॉइंट्स होते हैं, सिद्धांत, प्रिंसिपल होते हैं, उनके बारे में दिया गया है। सामग्री का प्रवाह सुचारू रूप से होना चाहिए ताकि मिनिमम मूवमेंट हो। मशीन का समूहीकरण, सिमिलर टाइप की मशीनों को एक साथ समूह बनाया जाता है जिससे कि ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस भी कहते हैं कि जो प्रोडक्ट या जो आपको तैयार करना होता है वो जिस पे डिपेंड होता है उस टाइप से मशीनों का समूहीकरण कर दिया जाता है। कार्यस्थल का डिज़ाइन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्मचारियों के लिए आरामदायक और सुरक्षित होना चाहिए। सुरक्षा और स्वास्थ्य, इसमें सुरक्षा नियमों का जो भी गाइडलाइन दी गई है एक्ट से, उनके अकॉर्डिंग पालन होना चाहिए। ये फैक्ट्रीज एक्ट 1940 एक्ट में आपने सुरक्षा नियम्स जो भी पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हमको कार्यस्थल डिजाइन किया होना। विस्तारशीलता, भविष्य के विस्तार के लिए
फ्यूचर स्पेस होना चाहिए। रख रखाव, मशीनों की आसान मरम्मत और रख रखाव सुनिश्चित करते हैं। लेआउट के प्रकार, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें। लेआउट डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं, ठीक है। उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर लेआउट का चुनाव करते हैं। प्रोडक्ट टाइप लेआउट होते हैं, प्रोसेस टाइप, फिक्स टाइप, इस टाइप से डिफरेंट लेआउट होते हैं। तो इन सिद्धांतों का पालन करके एक कारखाने का लेआउट उत्पादन दक्षता, लागत, प्रभावशीलता और कर्मचारियों की संतुष्टि को हम बढ़ा सकते हैं। तो आज के जो टॉपिक्स थे वो सभी हमने कवर कर लिए। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स कवर किया गया है, आप चाहें तो और भी इससे अधिक सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप्स के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। तो आज जो हमने डिस्कशन किया है इसमें 1 या 2 क्वेश्चंस MCQs के आते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।